इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को शॉर्ट में अगर हम कहें तो आईडी के नाम से भी ये जानी जाती है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या नहीं है। हम इसमें डिस्कस करेंगे कॉजेस, प्रिवेंशन और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन कि किस तरीके से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को क्लासिफाई किया गया है। तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक टर्म है जो अफेक्ट करती है एक पर्सन के कॉग्निटिव फंक्शनिंग को, स्किल्स को, कम्युनिकेशन, सोशल और सेल्फ केयर स्किल्स। अब देखिए, कॉग्निटिव फंक्शनिंग स्किल्स के अंदर आती है हमारी मल्टीपल मेंटल एबिलिटीज, जिसके अंदर हमारी कुछ तरीके की एबिलिटीज आती हैं। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, इसके अलावा हमारी आती हैं थिंकिंग एबिलिटीज, रीजनिंग, रिमेम्बरिंग। ये सारी मेंटल एबिलिटीज जो होती हैं ये अफेक्ट होती हैं। पर्सन का कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है, पर्सन इंटरैक्ट कर नहीं पाता है अच्छे से, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, खुद की फीलिंग्स को, खुद के थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। सोशल और सेल्फ केयर स्किल्स, सोशल इंटरेक्शन भी अफेक्ट होता है। और सेल्फ केयर स्किल्स में आती है हमारी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जिनको एडीएल्स भी बोला जाता है। अब पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो चीजों को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं नई स्किल्स को, पर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उनकी जो लर्निंग स्पीड है वो कैसी होती है? स्लो होती है, नॉर्मल पर्सन से काफी स्लो होती है। इस वजह से जो पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है उन्हें टाइम लगता है नई स्किल्स को एक्वायर करने में। एक टर्म पहले यूज की जाती थी मेंटल रिटार्डेशन, जो अब यूज नहीं की जाती है क्योंकि ये टर्म जो है बहुत ऑफेंसिव है और नेगेटिव टर्म है। अब हम यूज करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है उसको होने के बाद पर्सन को क्या क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, आइए देखते हैं। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, प्रैक्टिकल फंक्शनिंग, सोशल फंक्शनिंग। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का मतलब है कि पर्सन को प्रॉब्लम कहाँ आएगी? एक तो आएगी लर्निंग, जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, एकेडमिक स्किल्स में। प्रैक्टिकल फंक्शनिंग की अगर हम बात करें तो पर्सन को प्रॉब्लम आएगी खुद की टेक केयर करने में, मैनेज करने में मनी को, परफॉर्म करने में कुछ टास्क जो उसको घर पे, काम पे या फिर स्कूल में करने पड़ते हैं। सोशल फंक्शनिंग में एक पर्सन को प्रॉब्लम आएगी सोशल जजमेंट में, कम्युनिकेशन में, अंडरस्टैंड करने में, फॉलो करने में कुछ सोशल रूल्स को, उसे प्रॉब्लम आएगी दोस्त बनाने में। तो ये सब चीजें उस पर्सन को फेस करनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की जो हमें कॉमनली देखने में को मिलती है किसी भी पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। जो ये बच्चे होते हैं ये स्लो रिएक्शन शो करते हैं, इनके पास एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी होती है, इनेबिलिटी टू लर्न फास्ट, स्लो लर्नर्स होते हैं, इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड क्विकली। कोई भी चीज, कोई भी टास्क अगर हम इन्हें सिखाते हैं तो ये इतनी जल्दी नहीं सीख पाते हैं, इनको थोड़ा टाइम लगता है। इनेबिलिटी टू डिसाइड, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, टेम्पर शॉर्ट होता है, इनेबिलिटी टू रिमेंबर, याद नहीं रख पाते चीजों को, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है, डेवलपमेंट में भी डिले होता है। जो माइलस्टोन्स होते हैं अगर देखा जाए एक एज तक बच्चे को अचीव कर लेने चाहिए, ये लोग अचीव नहीं कर पाते हैं या फिर अचीव करने में इनको टाइम लगता है। अब कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे, इन्हें कॉजेज भी कह सकते हैं हम। प्रीनेटल स्टेज पर क्या क्या कॉजेज हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं जिनकी वजह से बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है?
तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इलनेस और इन्फेक्शन होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर को सेल्फ मेडिकेशन करना, बिना डॉक्टर की एडवाइस के कोई भी मेडिसिन ले लेना, एबॉर्शन को अटेम्प्ट कराना, एबॉर्शन में किसी भी तरीके की घटना का घट जाना, न्यूट्रिशन ठीक से ना लेना, पूरी प्रॉपर बैलेंस डाइट ना लेना, एल्कोहल, स्मोकिंग, रेडिएशंस भी हो सकती हैं, एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड्स की, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी भी एक कारण होता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी होना, मोर देन 2 बेबीज एट वन टाइम, पॉल्यूटेंट्स, एक्सीडेंट्स, इमोशनल स्ट्रेस, ये सारी कॉजेज हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशंस के बारे में। मदर को रेगुलर मेडिकल चेकअप्स के लिए जाना चाहिए, मेडिकल एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। किसी पर्सन को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है तो उससे वो दूर रहे, मीजल्स, मॉम्स, चिकन पॉक्स। मेडिकेशन अगर कुछ भी ले रही है मदर तो उन्हें प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेनी चाहिए। एबॉर्शन अगर अटेम्प्ट किया जा रहा है तो वो अनक्वालिफाइड पर्सन के द्वारा ना किया जाए, न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट ली जाए, एक्सीडेंट्स जो है उनको अवॉइड किया जाए और स्टे हैप्पी, खुश रहा जाए। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की ड्यूरिंग बर्थ। प्रीमेच्योर डिलीवरी, देखिए जो प्रीनेटल स्टेज होती है वो पूरे 9 मंथ्स का पीरियड होता है, लेकिन अगर बच्चे का बर्थ 9 मंथ्स के पीरियड से पहले हो जाए तो बच्चे का मे बी ब्रेन डेवलप ना हो अच्छे से, तो इसलिए भी बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखी जा सकती है। डिफिकल्टी डिले लेबर की वजह से या बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो सकती है, डिलेड बर्थ क्राई, पुअर मेडिकल अटेंशन ड्यूरिंग डिलीवरी। तो मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं बच्चे की डिलीवरी के लिए, तो उसमें भी हमें क्या ध्यान रखना है कि पुअर मेडिकल अटेंशन ना हो। अब बात करते हैं प्रिवेंशंस की, क्या क्या लेनी चाहिए उस दौरान। सबसे पहले है कि हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, अगर घर पर करानी पड़ रही है तो वहां पर क्या है, वेल ट्रेन्ड पर्सन प्रेजेंट हो। बच्चे का क्राई होना चाहिए, फर्स्ट क्राई जो होता है बच्चे का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो अगर प्रेग्नेंट वुमेन का अनटाइमली एब्डोमिनल पेन है तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, मेडिकल हेल्प अवेलेबल होनी चाहिए। इमिडिएटली आपको मेडिकल हेल्प के लिए देखना है। अब बात कर लेते हैं क्या क्या कॉजेज हैं आफ्टर द बर्थ। एबनॉर्मल कलर ऑफ द चाइल्ड, ब्लू येलो होना बच्चे का, लो बर्थ वेट होना, फिट्स पड़ना बच्चे को, हाई फीवर आ जाना, इन्फेक्शन हो जाना या ब्रेन फीवर हो जाना, एक्सीडेंट्स हो जाना। अभी भी कुछ कॉजेज ऐसे हैं जो अननोन है हमारे लिए। क्या क्या प्रिवेंशंस लेनी चाहिए इस दौरान। अगर बच्चे का जो वेट है वो लो है तो हमें क्या करना है, मेडिकल एडवाइस लेनी है, डॉक्टर से एडवाइस लेनी है। बच्चे को फीवर है तो उस पर भी हमें क्या करना है, मेडिकल अटेंशन देखनी है इमिडिएटली। बच्चे को फिट्स है उसके लिए भी हमें इग्नोर नहीं करना है, कोई भी सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस शो नहीं करनी है, इमिडिएटली डॉक्टर के पास लेकर जाएं। बच्चे को प्रॉपर डाइट प्रोवाइड की जाए, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स की बैलेंस डाइट होनी चाहिए। 6 मंथ के दौरान बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराया जाए और 4 मंथ के बाद आप सप्लीमेंट्री फूड आइटम कुछ दे सकते हैं। जिस एज के दौरान जो वैक्सीनेशन बच्चे को देना चाहिए वो उसको मिलना चाहिए। अगर किसी भी तरीके की इन्फेक्शन बच्चे को हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या है कि एज सून एज हमें पॉसिबल हो कि हम डॉक्टर के पास जाएं और फिर उसके बाद उस कंडीशन के हिसाब से काम लें, वरना कंडीशन वर्स भी हो सकती है। बच्चा रोल ओवर करते हुए बेड से ना गिर जाए, बच्चे को अकेला ना छोड़े सीढ़ियों के पास, बच्चे को कोई भी कभी भी हेड के पास हिट ना करे, इससे नर्व्स डैमेज हो सकती हैं, बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। अब क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिकल क्लासिफिकेशन, एजुकेशनल क्लासिफिकेशन, साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीनों क्लासिफिकेशन को डीप में समझते हैं। सबसे पहले हमारी आ जाती है मेडिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें कॉजेज ही आ जाती हैं हमारी, जैसे इन्फेक्शन, इंटॉक्सिकेशन, मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन,
मेंटल डिजीज, अननोन फैक्टर्स फ्रॉम बर्थ, कुछ ऐसे अननोन फैक्टर्स भी हैं जो अभी तक हम नहीं बता सकते कि इन कॉजेज की वजह से बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो रहा है। जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम, जो किस वजह से होता है, ट्राइसोमी हो जाना 21st क्रोमोसोम की, डिजीज हो जाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, साइकोसिस एक मेंटल इलनेस है जिसमें पर्सन की पर्सनैलिटी जो है वो अफेक्ट होती है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं। तो इनकी वजह से बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखी जा सकती है। ये क्या है, मेडिकल क्लासिफिकेशंस। एजुकेशनल क्लासिफिकेशन 3 टाइप से होता है, एडुकेबल, ट्रेनेबल, कस्टोडियल। अगर हम बात करें आईक्यू की तो इसमें होता है आईक्यू 50 टू 70, इसमें होता है 20 टू 49, इसमें होता है बिलो 20। आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो ये फॉर्मूला है किसका, आईक्यू का। इसी के बेसिस पे निकाला जाता है क्या, आईक्यू। अब बात करते हैं एडुकेबल की। इसमें पर्सन का जो आईक्यू होता है 50 से 70 होता है। इन्हें मिनिमम एजुकेशन ये ले सकते हैं कुछ एकेडमिक सब्जेक्ट्स की, जैसे रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, अरिथमेटिक। ये जो लोग होते हैं इन्हें सोशल एडजस्टमेंट करना सीख जाते हैं, ये इंडिपेंडेंट मेंबर बन पाते हैं सोसाइटी के, कम्युनिटी के। कुछ मिनिमम ऑक्यूपेशनल स्किल्स भी ये सीख पाते हैं ताकि ये इंडिपेंडेंट बन सकें। ट्रेनेबल का आईक्यू होता है 20 से 49। ये लोग सेल्फ केयर स्किल्स एक्टिविटीज को सीख सकते हैं, जैसे ईटिंग, ड्रेसिंग, अनड्रेसिंग, टॉयलेटिंग, स्लीपिंग। ये लोग एडजस्ट करना सीख जाते हैं होम, नेबरहुड में, बट टोटली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते कम्युनिटी में। ये लोग कुछ इकोनॉमिक यूजफुलनेस सीख जाते हैं घर पे, शेल्टर्ड वर्कशॉप में, इंस्टीट्यूशन में भी, पर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते हैं। अब बात करते हैं कस्टोडियल की। इनका आईक्यू होता है बिलो 20। ये जो बच्चे होते हैं इन्हें ट्रेन करना सेल्फ केयर स्किल्स में ही पॉसिबल नहीं होता है, सोशलाइजेशन भी नहीं होता इन बच्चों का, इकोनॉमिकल यूजफुलनेस भी नहीं है। इनको कांस्टेंट हेल्प चाहिए होती है, कोई ना कोई केयर टेकर इनके साथ होना ही चाहिए जो इनकी पर्सनल नीड्स की भी केयर कर सके। इनको कंप्लीट सुपरविजन चाहिए होता है थ्रू आउट द लाइफ। ये अनेबल हैं सरवाइव करने में विदाउट हेल्प। इनको हमेशा हर चीज के लिए कोई ना कोई चाहिए जो इनकी हेल्प कर सके, इनकी केयर कर सके। अब हम आगे बात करेंगे साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद। साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। माइल्ड, जिनका आईक्यू होता है 50 टू 70, मॉडरेट आईक्यू 35 टू 49, सीवियर आईक्यू 20 टू 34, प्रोफाउंड जिनका आईक्यू लेस देन होता है 20। अब सबसे पहले बात करते हैं माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों का आईक्यू होता है 50 टू 70। ये स्लो होते हैं अपने डेवलपमेंटल एरियाज में। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप नहीं बता सकते कि क्या बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या नहीं। ये सीख सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स को, रीडिंग, मैथ स्किल्स को ग्रेड लेवल 3 टू 6 भी सीख सकते हैं। सोशली इंटरेक्शन ये सीख सकते हैं, कर सकते हैं, और डेली लाइफ में ये इंडिपेंडेंट भी बन सकते हैं। मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इनका आईक्यू होता है हमारा 35 टू 49। कुछ डेवलपमेंटल डिले इसमें नोटिसेबल है, जैसे स्पीच, मोटर स्किल्स। फिजिकल साइन आपको दिख सकते हैं इम्पेयरमेंट के, जैसे थिक टंग होना। कम्युनिकेट कर सकते हैं बेसिक सिंपल वे में। लर्न कर सकते हैं बेसिक हेल्थ सेफ्टी स्किल्स को। कंप्लीट कर सकते हैं सेल्फ केयर एक्टिविटीज को। और ट्रेवल अकेले भी कर सकते हैं कुछ नियर बाय प्लेसेस में, या जिन प्लेसेस के बारे में इन्हें ऑलरेडी जानकारी है। सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बच्चों का आईक्यू होता है 20 से 34। इनमें डेवलपमेंटल डिले और ज्यादा होता है। ये स्पीच को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बट लिटिल एबिलिटी होती है कम्युनिकेट करने की। डेली रूटीन्स को लर्न कर सकते हैं सिंपल सेल्फ केयर स्किल्स को। इनको डायरेक्ट सुपरविजन की जरूरत होती है सोशल सिचुएशंस में।
अब बात करते हैं प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इनका आईक्यू लेस देन 20 होता है, डेवलपमेंटल डिले होता है सभी एरियाज में, फिजिकल कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज भी इनमें देखने को मिलती हैं, क्लोज सुपरविजन की आवश्यकता होती है, इन्हें अटेंडेंट चाहिए होता है सेल्फ केयर एक्टिविटीज के लिए, फिजिकल सोशल एक्टिविटीज में शायद ही रिस्पॉन्स करते हैं और इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं जी पाते हैं। इनको कभी ना कभी लाइफ में कोई ना कोई अटेंडेंट ही चाहिए सारी एक्टिविटीज को करने के लिए, या इनको बहुत ज्यादा सुपरविजन की आवश्यकता होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कॉमेंट्स में बताइए नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा कवर करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप इस ईमेल पर भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।